अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है वो डिटेल इंटरव्यू टिप्स के ऊपर है, जो कि हर स्टेज के ऊपर काम आएंगी। मतलब कि ना सिर्फ प्रोफेशनल इंटरव्यू के लिए बल्कि जो आर्टिकल स्टूडेंट्स यूजुअली सीए के स्पेशलाइज्ड स्टूडेंट्स जो आर्टिकल के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं फॉर्म्स के अंदर, उनमें किस किस्म के सवाल पूछे जाते हैं या वो क्या टेस्ट कर रहे होते हैं, तो इसके ऊपर ये एक डिटेल वीडियो है। इसके अलावा प्रोफेशनल इंटरव्यूज के ऊपर भी मैं थोड़ा सा नहीं खैर डिटेल उसके ऊपर भी एक अपना ओवरव्यू दूंगा आप लोगों को। उसकी रीजन बता देता हूँ। अच्छा, बिफोर दिस कि मैं ये शेयर करने लगा हूँ और आपको लगे कि पता नहीं यार ये काम की बातें होंगी कि नहीं होंगी इस वीडियो के अंदर, तो एक चीज समझा दूं कि मैं और मेरा भाई बड़ा इस बात का कीन थे कि हम लोग इंटरव्यू देने से कभी हिचकिचाते नहीं थे। मल्टीपल इंटरव्यूज दिए व्हेन आई वाज इन अ यंग एज कहना चाहिए, अब तो बूढ़े होने वाला काम हो गया। सो हम लोग क्या करते थे, हम लोग कभी इंटरव्यू से घबराते नहीं थे। किसी भी किस्म का इंटरव्यू होता था हम चले जाते थे, और मोस्टली इंटरव्यूज के बाद हम लोग खुद रिजेक्ट कर देते थे कि ये जगह सूटेबल नहीं है जॉब के लिए, लेकिन जाते जरूर थे। और कई जगहों पे रिजेक्ट होते थे बहुत बुरी तरह, कि उसमें फिर बहुत कुछ सीखने को मिलता था कि अच्छा इसने ऐसी क्या बातें पूछी जिसको हम केटर नहीं कर सके, किन क्वेश्चंस को केटर नहीं कर सके, किन क्वेश्चंस के आंसर्स हम अच्छे नहीं दे सके। इंटरव्यू की शक्ल से पता लग गया था कि यार इसे आंसर अच्छा नहीं लगा। तो उन चीजों के ऊपर वो हमारे लिए एक लर्निंग प्रोसेस होता था, तो मैं और मेरा भाई शेयर करते थे। सेकेंडली, in a multinational, when I was doing my duties or as a CFO, as a manager accounts and taxation, तो उस दौरान बहुत से इंटरव्यूज कंडक्ट करने का टाइम मिला। तो जिस जमाने को कुछ मतलब मैं यूं कह लेता हूँ कि से एक फेज वो था जिसमें इंटरव्यू की स्टेज पे बैठ के बहुत कुछ सीखा। फिर एक वो स्टेज थी जिसमें 4 साल एज ए इंटरव्यूअर बैठ के बहुत कुछ सीखा। इंटरव्यू को समझना, इंटरव्यू को ऑब्जर्व करना सीखा, ये जज करना सीखा कि ये राइटफुल कैंडिडेट है कि नहीं है। सो आज मैं उन सारे ब्लेंड को, मतलब इट्स अराउंड 8 years एक्सपीरियंस, 8.5 year एक्सपोजर, तो मैं इसका ब्लेंड करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, थोड़ी डिटेल वीडियो होगी लेकिन डेफिनेटली ये बड़ी काम की वीडियो होगी। ये मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ, बिकॉज मैं वो कुछ चीजें शेयर करने जा रहा हूँ जो चीजें मैंने एक्सपोजर की हैं, ना कि बुकिश बातें करने जा रहा हूँ। ठीक है, सो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। प्रोफेशनल चूज कर लें या फिर अदर देन प्रोफेशनल भी फर्म के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप तब भी चूज कर सकते हो। अच्छा, इसमें लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले बात करते हैं कि इंटरव्यू में ना 3 स्टेजेस आती हैं। किसी भी इंटरव्यू में, एक अच्छे इंटरव्यू में 3 स्टेजेस पाइपलाइन होती है। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, नंबर 2 आपकी एजुकेशनल एस्पेक्ट, एजुकेशनल इंटरव्यू या एजुकेशनल पार्ट जो कहते हैं हम इसे, तीसरा जिसे मैं टेक्निकल पार्ट कहता हूं लेकिन हम उसे एप्टीट्यूड टेस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, टेक्निकल वर्ड यूज करें तो एप्टीट्यूड टेस्ट, नहीं तो मैं उसे टेक्निकल एरिया कहता हूं। इंटरव्यू की इन 3 स्टेजेस में से सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज एक इंटरव्यूअर के लिए, बीइंग इंटरव्यूअर, ठीक है, मैं अपनी बात कर लेता हूं, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज एप्टीट्यूड टेस्ट होती थी। मुझे नहीं फर्क पड़ता था कि एजुकेशन वाइज ये सामने वाला कैंडिडेट कितना अच्छा है या कितना पुअर है, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता था कि इस पर्सन ने अपने आप को कैसे डिस्क्राइब किया। हाँ, मुझे ये जरूर फर्क पड़ता था कि इस पर्सन का टेक्निकल एरिया कैसा है, इसका एप्टीट्यूड टेस्टिंग कैसी है। ठीक है, अच्छा, समटाइम्स ये डिवाइड हो जाता था मेरे और मेरे हेड के दरमियान, और समटाइम्स हम लोग मैं एजुकेशनल एस्पेक्ट को इवेलुएट कर लेता था, मेरा हेड टेक्निकल एरिया को या एप्टीट्यूड टेस्ट को टेस्ट कर लेता था, या मैं दोनों एरियाज देख के उसे हैंड ओवर कर देता था कि भैया तुम दोबारा एप्टीट्यूड टेस्ट देख लो या टेक्निकल एरिया देख लो। सो मैं दोनों को ब्लेंड, अच्छा ये इंटरव्यू के साथ साथ एक एक्टिविटी भी करवाऊंगा। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और कोशिश करूंगा कि आप उस वीडियो को पॉज कर लें उस स्टेज के ऊपर जहां पे मैं कहूं कि भाई इसको पॉज करके अपना आंसर राइट डाउन करो, ताकि बाद में अपने आंसर से पलट ना सको कि मैंने क्या सोचा था और या मुझे आंसर में क्या मिल रहा है, राइट आंसर क्या होना चाहिए था। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन इंट्रोडक्शन है, जिसमें ब्रीफली वो आपसे पूछ लेता है डिस्क्राइब योरसेल्फ, और फिर लोग कहानियां छोड़नी शुरू करते हैं। अच्छा, एक प्रेशर बड़ा रहता है लैंग्वेज का कि भाई मैं इंग्लिश में बात करूं, भाई इंग्लिश में नहीं बात करनी, भाई तूने पाकिस्तान में बहुत लिमिटेड ऑफिसेज हैं जहां पे फ्लोर पे इंग्लिश बोलना अलाउड है, उर्दू में बात नहीं कर सकते। अदरवाइज रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जहाँ पे पंजाबी में, उर्दू के अलावा बाकी सब कुछ चल रहा होता है, ठीक है, इंग्लिश के अलावा, सॉरी। ठीक है, सो इस बात पे बॉदर ना है कि आप उर्दू बोलेंगे तो आपका इंप्रेशन गलत पड़ेगा, नहीं, बिल्कुल गलत नहीं पड़ता। अच्छा, इससे भी पहले एक और स्टेप, बहुत से स्टूडेंट्स मैंने देखा इतनी शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही होती है और 3 पीस पहन के आ जाते हैं, 2 पीस पहन के आते हैं विद टाई। और भाई कहीं नहीं लिखा हुआ, देखो पहले किसी जमाने में जब तक ये चीज क्रैक नहीं हुई थी तब तक ड्रेस कोड को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी,
या मैं यूं कहूं मजीद इंटरव्यू के अंदर इवैल्यूएशन क्राइटेरिया इतने ओपन नहीं हुए थे पाकिस्तान के कल्चर में, तो वो शायद ड्रेस कोड को एक बड़ा एलिमेंट दिया जाता था, बड़ी वेटेज दी जाती थी कि यार जो ड्रेस कोड अच्छा पहन के आएगा उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, जो बुरा पहन के आएगा, कैजुअल पहन के आएगा, उसके नहीं। सो फॉर्मल ड्रेसिंग को बहुत प्रमोशन मिली और फिर उसके बाद लोगों ने टाई कोट, शदीद गर्मी के मौसम में टाई पहन के आ जाता है, पसीने से बुरा हाल हो रहा है लेकिन टाई पहन के बैठे। और नहीं भाई, एक अच्छा सा ड्रेस कोड, एक फॉर्मल शर्ट, एक फॉर्मल पैंट फॉर अ बॉय, फॉर अ पर्सन, ठीक है, फॉर अ मेल पर्सन एंड फॉर अ फीमेल a dressed I can say a dress shirt that would be enough. Means a dress shirt means a dress जो भी ड्रेस अप आयरन हो प्रॉपर्ली, दैट वुड बी एनफ फॉर एन इंटरव्यू, ठीक है, इतना ही चाहिए, साफ सुथरे कपड़े हो, बंदा प्रेजेंटेबल लगे, दैट्स ऑल। टाई लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो, फंदा लगे, पट्टा पहनने की जरूरत नहीं है, ठीक हो गया। सो पहली चीज तो ये क्लियर कर लो। सेकंड पॉइंट, इंट्रोडक्शन, डिस्क्राइब योरसेल्फ। मैंने देखा लोग शुरू हो जाते हैं, मैंने अपना मैट्रिक किया। ओ भाई मैट्रिक नहीं, आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई करिए, आपने उस पोजीशन से रेलेवेंट, जो मोस्ट रेलेवेंट लेटेस्ट डिग्री है या सर्टिफिकेशन है, वो शेयर करो। तुम शुरू हो जाते हो फ्रॉम द बिगिनिंग, जब मैं बच्चा था, पत्थर के जमाने से मैंने पढ़ना शुरू किया, घर में लाइट नहीं होती थी। दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। यू आर एक्चुअली रिक्वायर्ड कि आप डायरेक्ट डिटेल रेलेवेंट बताओ उसे कि आपने रेलेवेंट क्या क्या किया। रेस्ट के बारे में उसे, उसके पास भी सीवी है यार, सीवी इज योर सेलिंग डॉक्यूमेंट। वो इतना अच्छा तैयार है, उसके पास भी आप उसे रेस्ट में कह सकते हो कि जो रिमेनिंग है वो मेरी सीवी के अंदर डिस्क्लोज है, यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर, ठीक है। आप उसे इंपॉर्टेंट बात बताओ कि व्हाई यू आर सो सूटेबल, सो रेलेवेंट फॉर दिस जॉब, ठीक है। आप इस 20 बंदों के अंदर आप रेलेवेंट क्यों हो, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। अच्छा, ये हो गया इंट्रोडक्शन। इसके बाद अगली स्टेज है एजुकेशन। मैं समझता हूँ कि इंटरव्यूअर अपने आप की जलालत लेता है अगर वो एजुकेशनल क्वेश्चन के ऊपर एक इंटरव्यू को एवेल्युएट करके उसे कहे भाई घर जाओ, हमें नहीं चाहिए। बहुत रेयर होता है, क्योंकि एक प्रोफेशनल जब इंटरव्यू देने जाता है ना, तो उससे नहीं पूछा जाता हाँ भाई सुनाओ एंट्री क्या होगी, सुनाओ ये क्या करेंगे, ऐसे क्या करेंगे, नहीं पूछा जाता। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपसे एजुकेशनल एस्पेक्ट में बहुत डिटेल बातें पूछी जाए, नहीं पूछी जाती, ठीक है। एक इंटरव्यू बहुत लिमिटेड इंटरव्यू करता है, लिमिटेड क्वेश्चंस पूछता है रिलेटिंग टू एजुकेशन, दैट मे बी 1 2 3 डिपेंडिंग ऑन द मूड ऑफ द इंटरव्यूअर। सो एजुकेशनल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन आपके पास डिग्री कौन सी है और आपके इंटरव्यू के लिए, तो इसमें इस एस्पेक्ट को मैं कवर नहीं कर सकूंगा, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे इंटरव्यू, तीसरी स्टेज की तरफ, एप्टीट्यूड टेस्ट की तरफ, या मैं जिसे कहते हो टेक्निकल एरिया। इसमें आपसे बहुत से मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सी चीजें टेस्ट की जा रही होती है। जैसा मैं कहूँ, एक पहली बात जो आपसे टेस्ट की जा रही होती है वो ये देखा जा रहा होता है कि आप कितने ओपन माइंड हो या आप कितने रिजिड हो, नैरो माइंड हो, ये चीज इवैल्यूएट की है। इसके कई क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसा मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सपोज ये रिसेंट एक एक्टिविटी हुई, ये जो दानिश वाला वाक्य, इंडस्ट्रियलिस्ट वाला वाक्य, जो कि बहुत ही हद तक अमेज वाक्य था और बड़ा ही डिसरिस्पेक्टफुल वाक्य था। सो इसके बारे में पूछा जा सकता है। अच्छा चले, मैं अब यहाँ से एक एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या जो वो मिस्टर दानिश साहब जो भी थे, जो उन्होंने किया, क्या वो एक राइटफुल वे था, क्या वो राइट एक्शन था या रॉन्ग एक्शन था? अब आप अपने आंसर्स नोट डाउन कीजिए। हाँ बताइए मुझे, मैं इंटरव्यू अज्यूम कीजिए, मैं पूछ रहा हूँ इज इट राइट और रॉन्ग, तो अब आप बताइए, अब अपने आंसर्स कीजिए और राइट डाउन कीजिए। मुझे स्टॉप कर लीजिए, क्योंकि मैं वीडियो को मैं कोशिश कर रहा हूँ बोलता जाऊँ, लेकिन अब अगर आप मुझे स्टॉप कर लीजिए थोड़ी देर के लिए और राइट डाउन कीजिए कि आप क्या आंसर करेंगे। होपफुली आपने मुझे स्टॉप किया हुआ था। चलें, अगर आपको इसका आंसर देखना हो कि अब आंसर क्या होना चाहिए, तो क्या बहुत से मैं समझता हूँ कि आप में से पता नहीं कितने लोगों ने इसका आंसर किया होगा कि लाइक वो एक मुसलमान था, मुसलमान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सपोज ये अगर ये इवेंट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो जाता कि ऐसा कुछ पाकिस्तान में हुआ, तो आप में से शायद कोई ये भी लिख देता कि पाकिस्तान की कंट्री बदनाम हो गई। जिस तरह एक और बड़ा क्वेश्चन, हमारी अक्सर सेलिब्रिटी को वल्गर हरकत कर देती हैं, तो आप अक्सर उनके बारे में कहते हैं ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी। जैसा मैं आपसे पूछ लेता हूँ, चलिए जी किसी पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने वल्गर हरकत की, तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले आपके जहन में आएगा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जबकि ये बात क्या, अच्छा अब मेरा दूसरा क्वेश्चन, बीइंग एन इंटरव्यू, अगर आप लोगों ने आंसर लिख लिया वो पहले का, तो क्या अगर ये कोई नॉन मुस्लिम हरकत करती तो क्या वैलिड होता? फिर क्या ये जो हरकत दानिश ने की, या जो एक एक्ट्रेस ने वे वल्गर एक्टिविटी की किसी फॉरेन कंट्री में जाके, क्या अगर ये कोई और पर्सन करती, कोई नॉन मुस्लिम करती, कोई फॉरेनर करती, तो क्या राइटफुल होता? अब बताइए राइट और रॉन्ग। अब आपका पहला आंसर ही दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करना शुरू कर देगा। अगर आपने पहले वाले आंसर के अंदर अपने आप को ये शो कराया कि नहीं ये रिलीजियस एक्टिविटी नहीं थी,
हमारा दीन तो हमें ये नहीं सिखाता। भाई आपका दीन, जानता हूं आप मुसलमान हो, सब मुसलमान है, वो इंटरव्यूअर भी मुसलमान है, लेकिन वो आपके केस में ये देखना चाह रहा है कि एक एक्टिविटी जो कि एक इमोरल एक्टिविटी है, क्या आप उसे इमोरल डिक्लेयर कर रहे हो कि अपने रिलीजन की बेस के ऊपर नैरो माइंड को यूज करके, नैरो लेंस यूज करके आप सिर्फ उसे रिलीजन के अंदर, क्राइटेरिया के अंदर इवेल्युएट कर रहे हो कि हाँ दीन के मुताबिक ये सही है कि नहीं है। बेटा देखो ये बातें, सॉरी, ये बातें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि दीन कितना इंपॉर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में, लेकिन हमारी जो इंडस्ट्री है ना, ये हमारा अलमिया कह लो कि इंडस्ट्री एक डिफरेंट उस पर चलती है, उसमें दीन को अलग रखा जाता है, दुनिया को अलग रखा जाता है। तो मैं एक्चुअली आपको वो बातें बता रहा हूँ जो इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, ठीक है क्या। सो वो इमोरल एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर रहा है, अनएथिकल एक्टिविटी का आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है, रादर देन कि आप कहीं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये तो मुसलमान था, इसे तो ऐसे नहीं करना चाहिए था, तो ये आंसर गलत है, ठीक हो गया। फिर मैं अगर एक आपसे क्वेश्चन पूछूं, ले वंस अगेन वन मोर एक्टिविटी, कि सपोज मैं कहूं इफ यू फॉल इन लव विद समवन एट योर वर्क प्लेस, तो क्या करोगे, व्हाट वुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन। चलें अब बताइए आंसर, लिखिए जरा आंसर प्लीज, स्टॉप कीजिए, आंसर लिखिए, होपफुली आपने कर लिया होगा, ठीक है स्टॉप। अच्छा, अब बहुत से लोगों ने इसका आंसर जो डेवलप किया होगा वो ये कि जी मैंने जैसे ये एक्टिविटी एक दफा क्लास में भी की अपनी क्लासरूम में, तो आंसर्स आए हम तो अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर लेंगे, हम तो रिश्ता भेज देंगे उसके घर, हम तो उसको किसी गलत काम में करने की बजाय, हम तो बड़े मुसलमान हैं, हम तो उसके घर प्रपोजल भेज देंगे, हम उसको खुद प्रपोज कर देंगे, बला 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 बला। इंटरव्यूअर आपसे ये देखना चाह रहा है, आपको इवैल्यूएट करना चाह रहा है यहाँ पे कि क्या आप अपनी प्रोफेशनल बाउंड्रीज को जानते हो। इसका मतलब है आपकी प्रोफेशनल बाउंड्रीज कोई है ही नहीं, आपको ये नहीं पता हाउ टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन योर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। इस तरह तो फिर सारी जिंदगी ये होगा, आपने नौकरी बदली और बीवी भी बदली, एक नौकरी के बाद दूसरी नौकरी पे गए, वहां पे भी प्यार हो गया, वहां पे भी प्रपोजल भेज दिया, तो इसका मतलब आपने चार नौकरियां बदलनी, आपकी 4 शादियां हो जानी है, तो ये तो गलत हो गया फिर वंस अगेन। सो वंस अगेन इंटरव्यू क्या इवैल्यूएट कर रहा है आपके अंदर कि क्या आपको अपनी प्रोफेशनल बाउंड्रीज का पता है, क्या आप प्रोफेशनल हो कि नहीं हो, या वही गली के चोरों की तरह बिहेव करोगे। इस अच्छी ऑर्गेनाइज हमारे कल्चर को तो डिस्टर्ब नहीं करोगे। देखो एक बार याद रखना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ये मुहावरा बड़ा कॉमन है ये, और ये एप्लीकेबल भी है। उनको ये पता है कि ये एक गंदा बंदा हमारी इंडस्ट्री के अंदर अगर रिक्रूट हो गया ना, ये हमारे पूरे कल्चर को, हमारी वैल्यूज को तबाह करके रख देगा, तो वो नहीं आने देंगे आप लोगों को। आप टेक्निकल, आप एजुकेशन वाइज कितने ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, आपके पास सर्टिफिकेशन कितनी ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, नहीं आने देंगे आपको। मेरे जैसा बंदा नहीं आने देता था, मुझे जहां फील होता था ये मेरी कंपनी के कल्चर को तबाह कर देगा, मैं उसको नहीं हायर करता था, ठीक है। मैं अब उसके लिए मल्टीपल इंटरव्यूज में मल्टीपल क्वेश्चन पूछता था, मैं ये देखता था कि यार ये हायरार्की का कितना ख्याल रखता है, मल्टीपल क्वेश्चंस के तरीके से पूछता था, हायरार्की का कितना ख्याल रखता है। मुझे यहां से आइडिया होता था ये तो हायरार्की को 2 मिनट से पहले बाईपास कर देगा, तो इसका मतलब मैं यार ये मेरे कल्चर को, ये मेरी कमांड, जो लाइन ऑफ कमांड है उसको डिस्टर्ब कर देगा, मुझे तो नहीं इसको हायर करना। वो जितना मर्जी टेक्निकल साउंड होता था मैं उसको हायर नहीं करता था, क्योंकि मुझे लगता था ये मेरे कल्चर को तबाह कर देगा, मैंने एक टीम जो इतनी मेहनत से तैयार की उस टीम को तबाह कर देगा, ठीक है। सो ये मल्टीपल क्वेश्चंस। इसके अलावा चलें एक और क्वेश्चन, एक और बड़ा मजे का क्वेश्चन, एक्टिविटी वंस अगेन वन मोर, कि व्हाट इफ आपका सीनियर पर्सन, आपका जो पर्सन सीनियर है आपकी पोजीशन में, वो किसी अनफेयर एक्टिविटी में, वो किसी अनएथिकल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो जाए। से मैं कहता हूं उसका कोई अफेयर चल रहा है किसी सीनियर के साथ, अब क्या करोगे। से आप असिस्टेंट मैनेजर हो, वो मैनेजर है और उसका किसी और मैनेजर के साथ अफेयर चल रहा है, तो फिर क्या करोगे। अब यहां पे ना, अब चले पहले आप आंसर करें, अब होपफुली आपने मुझे स्टॉप करके आंसर कर दिया होगा। अब यहाँ पे आधे बच्चों ने ये लिखा होगा और एक काना हो गया, अब इसी का तो फायदा उठाना है, इसको अब तो मैनिपुलेट करना है, अब तो इसे कहेंगे अरे तेरे चक्कर का पता है, हमारे साथ जरा तमीज से बात कर वरना तेरे चक्कर का बता देंगे सबको। भाई देखो मेरी, और गॉसिप्स करना शुरू कर देंगे। अच्छा अब पहले होता था ये जो कैटेगरी थी ना गॉसिप वाली, सिर्फ फीमेल को दी जाती थी, अब माशाल्लाह मेल्स वाले भी उसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। वो भी इतनी बातें औरतें नहीं करती होंगी सरगोशियां या जितनी ये जो गॉसिप्स हैं जितनी अब मेल करते हैं। सिगरेट, 2 सिगरेट, 1 सिगरेट मुफ्त क्या पिला दिया आपको, सपोज 2 स्मोकर है ना, 2, एक ने मुफ्त सिगरेट का ऑफर कर दिया, आप अपना फ्रीजा समझ लेते हो कि उसे कोई अंदर की बात बतानी है जो उसे ना पता हो, ताकि उससे ये पता लगे कि उसके 1 सिगरेट के बदले में आपने उसका हक अदा कर दिया, खून पसीने की कमाई आपने उसकी हलाल कर दी है। तो खुदा का वास्ता है इस गॉसिप ऐसी बीमारी से बचिएगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल सीनियर मैनेजर ऐसी हरकत कर रहा है, तो आंसर होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विसल ब्लो पॉलिसीज होती है।
मैं उसे फॉलो करूंगा, मैं उसको फॉलो करते हुए जो हायरार्की है, नेक्स्ट इन हायरार्की, मैं उसको कंप्लेन करूंगा। जो भी तरीकाकार ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन किया होगा ऐसी एक्टिविटी को स्पेसिफाई करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए, मैं वो यूज करूंगा। उसे विसल ब्लो पॉलिसीज कहते हैं, वो यूज करूंगा। मैं क्यों इस किचकिच में पढ़ूं कि मैं क्यों उसको संभाल के रखूं, गॉसिप्स करूं? मेरी बात समझ पा रहे हो? तो ये वो क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकता है, कॉमन क्वेश्चंस हैं ये, वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, फिर इसके अलावा एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, एक अच्छा इंटरव्यू और बड़ी चीजें चेक कर रहा था, वो आपका सेल्फ कंट्रोल इवैल्यूएट कर रहा होता है। सेल्फ कंट्रोल इवैल्यूएट करने का तरीका मैं बड़ा प्यारा इस्तेमाल करता हूं। अगर आप भी कहना है, हो सकता है इंटरव्यू कुछ और भी इस्तेमाल करते हो, मैं बड़ा प्यारा, मैं बंदे को गुस्सा दिलाता हूं किसी भी बात के ऊपर। वो कोई आंसर कह रहा है, वो बिल्कुल ठीक आंसर कह रहा होगा, मैं उसे कहूंगा गलत आंसर है ये, तुम गलत कह रहे हो। अब रिजेक्शन ना हर एक से फेस नहीं होती। आप उसे किसी भी चीज के ऊपर ऑफेंड करा दो, मैं उसे कोशिश करता हूं मैं इंटरव्यू को ऑफेंड कर दूं, मैं ऑफेंड कर देता था। ऑफेंड करने के बाद उसका फेस, रियल फेस निकल के सामने आता है। तब तक वो आर्टिफिशियल फेस के साथ चल रहा होता है, वो कोशिश कर रहा होता है, वो अपनी ट्रू आइडेंटिटी को हाइड करके चल रहा होता है। मैं उसकी ट्रू आइडेंटिटी को रिवील करने की कोशिश करता हूँ, और बेस्ट टूल इस्तेमाल होता है मेरे पास जो आता है वो ये होता है कि इसको गुस्सा दिलाओ, एग्रेशन दिलाओ। जो ही ये अग्रेसिव होगा ये रियल फेस में आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? सो ये भी एक तरीका है। सेल्फ कंट्रोल इवैल्यूएट कर लेते हैं, मैं तो ऐसे इवैल्यूएट करता था, हो सकता है इंटरव्यू किसी और तरीके से इवैल्यूएट कर ले, मैं इस तरीके से इवैल्यूएट कर लेता था। सो ये भी एक वे आ गया, इंटरव्यू किस तरह आपका सेल्फ कंट्रोल इवैल्यूएट कर रहा है, आपको देख रहा है कि आप कितने पानी में हो। ठीक है, फिर इसके अलावा आपकी एफिलिएशंस पूछी जा सकती हैं, उससे भी आपके कैरेक्टर का आइडिया लग जाता है। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि इंटरव्यू को यहाँ पे एक चीज समझनी चाहिए कि जब वो जाने लगे ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करके जाए कि उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, और यार थोड़ी सी तो हिम्मत करो। ठीक है, अच्छा स्टडी कैसे, इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है सर जी? ओ भाई, अंदर का कोई बंदा तलाश करो जो आपको सिर्फ ये समझाए कि यार ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, यहाँ पे लोग कैसे बिहेव करते हैं, हायरार्की कैसी है, कल्चर में बहुत सी चीजें आ जाती हैं, मल्टीपल चीजें आ जाती हैं, सारी पूछो। कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो आपकी सिफारिश ना लगाए, बल्कि आपको अंदर की बात बताए कि यार ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, ताकि जब आप आंसर करने जाओ तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरव्यूअर किस मूड से बैठा होगा। फिर द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सबसे स्ट्रॉन्ग। देख बेटे, मेरा 1.5 साल का बेटा है, ठीक है, 1.5 साल का बेटा मेरे वर्ड्स नहीं समझता, रिकॉग्नाइज नहीं करता, लेकिन जो ही मैं अपनी वॉइस लाउड करता हूँ और अपने फेस के एक्सप्रेशंस चेंज करता हूँ, वो समझ जाता है 2 मिनट के लिए, अपनी उस एक्टिविटी से बाज आ जाता है जो मैं उसे, और शायद दिल में ये भी कहता है कि तुझे तो मैंने कभी ऐसे नहीं देखा जिस तरह तू बिहेव करना शुरू कर दिया तूने, नो डाउट। लेकिन समझाना ये चाह रहा हूँ कि वो मेरे वर्ड्स नहीं पहचानता, वो मेरे वर्ड्स रिकॉग्नाइज नहीं करता, लेकिन वो मेरा फेस एक्सप्रेशन से रिकॉग्नाइज कर लेता है कि यार फादर गुस्से में है कि नहीं है। सो एक बच्चा भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहा होता है आपके साथ, आपको अपने इशारों से समझा रहा होता है, आपके इशारे समझ रहा होता है। आप एक स्टेज में आओगे इंशाल्लाह जहां पे आप पेरेंट बनोगे, तो फिर आप ये देखना कि ये बड़ा कॉमन चीज है। तो फिर बेटा इंटरव्यूअर भी, एक अच्छा इंटरव्यूअर भी नॉन वर्बल क्यूज पढ़ रहा होता है। मतलब मैं अगर अपनी बात करता हूँ अपने एक्सपोजर की, मैं 4 साल जितने भी इंटरव्यू, 4.5 साल, मैंने उस पर सामने वाले बैठे को मैं यहाँ तक देखता था उसका सिटिंग पोस्चर क्या है, उसका शेक हैंड का वे क्या है, उसका आके बैठने का तरीका क्या है, उसके हाथों की मूवमेंट क्या है, उसके कंधों की मूवमेंट क्या है, शोल्डर्स की मूवमेंट क्या है। मैं इन चीजों को ऑब्जर्व करता था, क्योंकि मुझे देखो, मैंने जिस तरह कहा, इंटरव्यूई अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहा होता है, वो एक कवर ले रहा होता है, उस कवर को ब्रेक करना इंटरव्यूअर का काम है। मेरी बात समझ पा रहे? तो वो ब्रेक करने का तरीका क्या है? वो मल्टीपल हमें आते हैं तरीके, वो कहीं, अच्छा मैं जितने एक्सप्रेस करूंगा इससे कहीं ज्यादा तरीके शायद मार्केट में चल रहे होंगे, और लेकिन इंटरव्यू ने क्या करना है, इंटरव्यू ने अपने गेस्चर को अलाइन करना है, अपनी वर्बल और नॉन वर्बल को अलाइन करना है आपस में। अगर ये अलाइन नहीं है ना, फॉर एग्जांपल, अच्छा अलाइन करने का आसान तरीका क्या है, मैं तरीके भी तो बताऊं साथ साथ। तरीका आसान क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जब आप इंटरव्यू रूम के अंदर, तो ये ऑब्जर्व करो कि सामने वाला इंटरव्यूअर किस पोजीशन में बैठा है, ठीक है, उसको मैच करो उस तरीके को कि यार अच्छा सामने वाला किस तरीके से बैठा है, क्या फॉर्मली बैठा है, क्या रिलैक्स बैठा है, क्या लीन हुआ हुआ टुवर्ड्स टेबल, किस तरीके से बैठा हुआ है। क्योंकि उसकी फॉर्मनेस, उसका सिटिंग पोस्चर आपको गाइड करेगा कि आपने अपना सिटिंग पोस्चर कैसे रखना है। अगर आप उसको यहां पे मैच कर जाओगे ना, तो यकीन करो आधा आपने उसे जीत लिया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आधा आपने उसे जीत लिया। अगर वो फॉर्मली बैठे, आप भी जाके फॉर्मली सिटिंग करते हो, टेक नहीं लगाते, रिलैक्स नहीं करते अपने पोस्चर को, बड़े फॉर्मली बैठते हो, बड़े कॉन्फिडेंटली आंसर करते हो, अच्छा क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो कोई क़यामत नहीं आ गई, से नो, आई डोंट नो इट। जरूरी नहीं है आप कंप्यूटर नहीं हो, आप गूगल नहीं हो कि आपको सारे आंसर पता हो।
रिफ्यूज कर दो यार, नहीं पता मुझे आंसर, कितना को मुश्किल बात है, गलत आंसर देने से तो बेहतर है। सो कॉन्फिडेंस लेवल उसको मैचिंग करना शुरू कर दो, उसका बिहेवियर मैच करो, देखो वो कैसे बैठा, वो कैसे बात कर रहा है, उस तरीके से बात अपने आप को ढाल लो। ये सबसे बड़ी सक्सेस है। यहाँ पे नॉन वर्बल जो कंपटीशन है ना, वो आपने उसी वक्त जीत लिया, आधा दिल आप उसको वहीं पे जीत लेते हो जहां पे आपका बिहेवियर और उसका बिहेवियर मैच कर देता है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं यूजुअली फॉर्मली बैठ के इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा हूँ, तो मैंने देखा, मैंने बहुत से इंटरव्यूज इस बेस पे रिजेक्ट किए। मैं एक पर्सन आया, अब मैं इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और वो रिलैक्स पोस्चर में ऐसे बैठा जैसे बाप के वलीमे पे आया वो, ठीक है। मुझे वहीं से समझ आ गई कि इसका एटीट्यूड जो है वो सीरियसनेस नहीं है इसके अंदर, ये बहुत कैजुअली आंसर कर रहा है मुझे हर चीज का। इसे या तो ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है या ये बिल्कुल ही फजूल इंसान है जो मेरे कल्चर के साथ मैच। रिजेक्टेड। उसके बाद आप सिर्फ खाना पूरी कर रहे होते हो बीइंग एन इंटरव्यूअर, आपने पता होता है इसकी सीवी फाड़ेगा। फिर एक और चीज, मोटी मोटी बातें, सीवी में कुछ गलत मत लिखो, क्योंकि जहां प्रायर एक्सपीरियंस इवैल्यूएट हो रहा होता है, मैंने बहुत से लोगों को रिजेक्ट कर दिया इस बेस पे कि अगर एक भी बात ऐसी निकली सीवी में जो लिखी हुई है और वो जानता नहीं है, इसका मतलब उसने कॉपी की है कहीं से। इसका मतलब वो आज आपसे सीवी में अगर झूठ बोल रहा है तो वो फिर पता नहीं कितने मल्टीपल झूठ बोलेगा आपसे जब वो जॉब के ऊपर बैठ जाएगा आके। अभी तो वो जॉब चाहता है तो आपसे सच बोलने की कोशिश कर रहा है, शायद वो जब जॉब ले लेगा तो पता नहीं कितने झूठ बोलेगा और उस झूठों का आपको कितना नुकसान होगा। सो मैं सीवी के अंदर दो बातें, एक बात भी मिल जाती थी ना तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम शेक होकर जीरो हो जाता था कि भाई इस बंदे की किसी बात पे एतबार नहीं कर सकता। तो सीवी में कभी कुछ गलत ना बोलना, झूठ ना लिखना, जो किया है हाथों से वो लिखना, क्योंकि तुम्हारे वर्ड्स जब निकलेंगे ना तो उसके अंदर अगर पीछे से एक्सपोजर हो ना, पीछे से एक्सपीरियंस हो, तो वो तुम्हारे वर्ड्स को सपोर्ट करता है, तुम्हारे वर्ड्स के अंदर एक ग्रज आ जाती है, एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है, टोन ऑफ वॉइस चेंज हो जाती है तुम्हारी, वरना पकड़ जाता। झूठ बोल रहे हो ना, साफ पता है ऐसे पकड़ा जाता है बंदा। इंटरव्यूअर अच्छा पकड़ने वाला, ऑब्जर्व करने वाला, वो फौरन पकड़ लेता है झूठ बोल रहा है, इसने हाथ से काम नहीं किया हुआ, ये बस ऊपर ऊपर से बात कर रहा है, वो कुछ बात करने की कोशिश कर रहा है। और हाथ से काम किया हो तो बताने वाले की टून ही अलग होती है, पकड़ लेता फौरन इंटरव्यू के, हाँ यार ये अब सही बोल रहा है, ये बिल्कुल इसने एक्सपीरियंस की हुई है ये बातें, जिस तरीके से ये बयान कर, अंदाजे बयान ही चेंज हो जाता है यार। सो ये बातें मैक्सिमम मैंने कोशिश की कि मैं आपको इंटरव्यू के बारे में बता सकूं कि क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की जा रही होती हैं। मैंने जैसा कहा नॉन वर्बल क्यूज में बहुत कॉमनली ऑब्जर्व करता था और इस स्पेस पे बड़े लोगों को रिजेक्ट करता था क्योंकि मुझे आइडिया हो जाता था। फिर एक लास्ट बस नॉट लीस्ट, सैलरी एक्सपेक्टेशन आपसे पूछी जाती है, और खुदा का वास्ता कोशिश करो ये क्वेश्चन अगर सामने वाले की पॉकेट में डाल सके तो डाल दो। मतलब आस्क फ्रॉम देम व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग टू पे। वो आपसे कहेंगे नहीं 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 आप बताएं, नहीं नहीं आई विल टेल यू बट लेट मी नो कि व्हाट योर एक्सपेक्टेशन, व्हाट योर सैलरी रेंज, आप बता दो व्हाट यू आर गोइंग टू पे। क्योंकि इससे होगा क्या, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि हम अपने जहन में, मैंने इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, इंटरव्यू मेरे जहन में एक कैप है, सपोज मैं सोच रहा हूँ कि यार आई विल गिव हिम 60,000 रुपीज सपोज, और वो खुद ही कह रहा है सर मुझे 35 भी मिल जाए तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरा फिर दिमाग खराब है बीइंग एन इंटरव्यू कि मैं उसको 55 दूं। इफ ही इज विलिंग टू वर्क ऑन 35 हैप्पीली, मैं उसको 35 के साथ 5,000 बोनस दे दूंगा, वो बेतहाशा आराम सुकून से एक साल के लिए खुशी खुशी काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि मैंने तो 35 मांगा था 40 दे दिया। सो एक्सप्लॉइट होने से बचो। ये क्वेश्चन जितनी कोशिश करो कि उसके सामने उसके ऊपर डाल सकते हो तो डाल दो, डाल के निकल दो, ठीक है। उसको तू बता क्या चाहता है, ठीक है, मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है वो तो बहुत हाई है, तू बता तू क्या चाहता है, तू क्या पे करना चाहता है, तेरी ब्रैकेट्स क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उससे उस पर डाल के निकल जाओ बीच में से, ताकि बचत हो सके, जितनी बचत हो सके हो जाए। फिर आखिर में एक सवाल पूछा जाता है, वुड यू लाइक टू आस्क समथिंग फ्रॉम अस, वुड यू लाइक टू इंक्वायर समथिंग, तो आप आगे से आंसर शर्मीले हुए बन जाते हो। और शर्म खानी है घर खा लेना यार, किसी और काम में खा लेना, इंटरव्यू में तो ना खाओ। उससे पूछो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के बारे में, उससे पूछो कि आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू कब एक्सपेक्ट करूं, उससे कोई भी सवाल पूछो यार, वो बुरा नहीं बनाएंगे, इंसान है आपकी तरह। इससे पता है क्या फील होता है, वो क्या ऑब्जर्व करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट है कि एक्सट्रोवर्ट है। मतलब क्या आप लोगों से बात करते हुए झिझकते हो ये, या शर्मीले बन जाते हो, या फिर कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हो, आप टॉकेटिव हो, लोगों से बातचीत कर सकते हो, आप इनिशिएट कर सकते हो कन्वर्सेशन। समटाइम्स ये भी रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस की कि इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी एक एक्सट्रोवर्ट, जैसा मार्केटिंग का कोई बंदा होगा एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, ज्यादा बतूनी होना चाहिए, वरना तो सेल ही नहीं होगी। तो वहां पे ऑप्शन मिलने बन जाए तो आपकी, तो आप तो नहीं आते फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर हायर होते। बात समझ पा रहे हो। सो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटीज ऑब्जर्व की जाती हैं। सो आई थिंक मैंने कोशिश की है, मैंने बहुत
डिटेल्ड नॉलेज को कोशिश की है, एक छोटे से समराइज करने की कोशिश की है इस वीडियो के अंदर अपने 8 साल 9 साल का एक्सपोजर। अल्लाह करे आप में से जिसको भी फायदा हो इससे नसीब हो जाए। अच्छा, ये मोटिवेशनल वंस अगेन मैं जिसने कहा ये चैनल मोटिवेशनल लेक्चर नहीं देता मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने जो कुछ सीखा 8.5 सालों में वो सीख लो मुफ्त का, ठीक है। जहाँ मुझे बहुत से लोगों से बहुत मुश्किल रही अपनी लाइफ के अंदर, मुख्तलिफ फेजेज में मेंटोर बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि चलो मेरी बातों से किसी को फायदा हो जाता तो हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, ठीक है। सो इट्स नॉट अ मोटिवेशनल लेक्चर, जिससे आज का भी सारा लेक्चर जो था वो रियलिटी पे बेस करता था कि एक इंटरव्यू में क्या क्या होना चाहिए, तो ये मोटिवेशनल लेक्चर नहीं है। मोटिवेशनल लेक्चर के लिए बेतहाशा अच्छे अच्छे लोग जो हैं वो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, इंडिया में काम कर रहे हैं, तो आप उनको सुन सकते हो। सो अल्लाह ताला आप सबको सानिदा फरमाए और सानी बांटने की तौफीक अता फरमाए।